सर ने इतिहास के क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इतिहास में सबसे पहले मैं आपका आज लेवल टेस्ट करूंगा। उसके बाद मैं इतिहास की क्लासेस लेना स्टार्ट करूंगा कि मेरे जो बच्चे हैं वो आखिरकार इतिहास में कितना ज्ञान रखते हैं, फिर उसी हिसाब से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो बेटा देखो, मैं आपको सबसे पहले तो बता देना चाहता हूं कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो इंडियन हिस्ट्री होगी, यानी भारतीय इतिहास। और बाद में चल करके अगर कोई भी बच्चा यूपीएससी से जुड़ा हुआ है तो मैं उसे विश्व इतिहास भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, इतिहास शब्द से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारे जीवन में और हमारे जो भारत भूमि है उस पर जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उससे संबंधित ज्ञान मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो मैं आज आपका पहले टेस्ट लूंगा, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इतिहास में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ता हूं। बेटा जैसा आप लोगों को पता है कि भारत में इतिहास का प्रारंभ हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, वहां से प्रारंभ हो जाता है। लेकिन उससे पहले स्टोन एज आता है जिसे हम पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद आपको चावल, गेहूं, इस प्रकार की चीजें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर उसके बाद आपको कॉलोनी बनी हुई दिखाई देती है और नालियां बनी हुई दिखाई देती हैं। नहाने के लिए स्नानागार मिलेगा। इसके अलावा बिजनेस करने के लिए आपको गुजरात जाना होगा। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, उसके अलावा जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ उसके बाद वैदिक काल आता है। वैदिक काल को भी हम दो भागों में बांटते हैं। वैदिक काल का जो जीवन था वो घुमंतु जीवन हुआ करता था, यानी कबीलाई जीवन हुआ करता था, जिसमें आपको ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में हम इसको बांटेंगे। और फिर उसके बाद जनपद बनेंगे, जनपद से महाजनपद बनेंगे, और फिर उसके बाद सीधा साम्राज्य आएगा। साम्राज्य में सबसे पहला जो साम्राज्य बनता है जिसने लगभग उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, पूर्वी सीमा और यहां तक कि आपका जो पश्चिमी सीमा था जहां पर इस समय ईरान वगैरह होता है, अफगानिस्तान, वहां तक पूरा का पूरा मौर्य साम्राज्य विस्तृत था। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद विदेशियों का आक्रमण होता है। उससे पहले मौर्य साम्राज्य के पहले जब आपका घनानंद हुआ करता था तो उस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था और वहां पर पोरस से लड़ाई हुई थी। उसके बाद आप लोगों को मालूम होना चाहिए शक कुषाण पहलव ने आक्रमण किया था। और फिर उसके बाद शक कुषाण पहलव के बाद सीधा सीधा आपके सामने गुप्त वंश का शासक आता है और गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। इसके अलावा साउथ में भी आप चले जाओगे, सातवाहन वंश मिल जाएंगे। और इसके अलावा जब गुप्त वंश का पतन होगा तो छोटे छोटे राज्य बनेंगे जिसमें आपको मिलेंगे क्या, चोल, चंदेल, परमार, गुर्जर, प्रतिहार, ये सब राज्य मिलेंगे। उसके बाद सीधा आपको मुस्लिमों का आक्रमण होगा, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी। फिर आपको गुलाम वंश आता है। फिर इसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आएगा, लोधी वंश आएगा, फिर मुगल वंश आएगा। और मुगल वंश के पतन के बाद जो छोटे छोटे राज्य हैं, चाहे दक्कन हो, चाहे मराठा हो, इन सब चीजों का उदय होगा अच्छे तरीके से। और फिर अंग्रेज आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे, डच आएंगे। और फिर इसके बाद आप जानते हैं अंग्रेज यहां पर आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन अंग्रेज अपने साम्राज्य का पूरी तरीके से विस्तार करेंगे, राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी भारत का पूरी तरीके से दोहन करेंगे। और फिर उसके बाद भारत में जितनी भी चीजें होती हैं उस पर टैक्स लगा करके उसकी वसूली करेंगे। फिर उसके बाद 1857 में जो हुआ था, यानी जिसको आप प्रथम क्रांति के नाम से भी जानते हैं, उसके अलावा अंग्रेजों ने किस प्रकार के रिफॉर्म किए हैं इंडिया में, गांधी जी का योगदान क्या है, कांग्रेस का योगदान क्या है, बंगाल का विभाजन कैसे हुआ, गांधी जी का सहयोग आंदोलन क्या है, इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा आप लोग गांधी जी, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ये सब जितने भी लोग थे, दादा भाई नौरोजी, ये सब जितने भी लोग हुआ करते थे, इनसे संबंधित मैं आपको बताऊंगा। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा और सारी जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। और देश कैसे आजाद हुआ और कैसे गणतंत्र का निर्माण हुआ। आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को आत्मसात कर लिया गया था
और हम गणतंत्र के रूप में जाना जाने लगे। तो एक सामान्य सा एक छोटा सा ब्रीफ हमने दिया है आपको। चलिए तो आइए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आपको क्वेश्चंस कराते हैं। बाद में चल करके हम आपको हिस्ट्री से रिलेटेड आपको क्लासेस भी लेंगे और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो एक सामान्य 5 मिनट में मैंने आपको पूरा इतिहास समझाने की कोशिश की है। इतिहास राजा रानियों की कहानी नहीं होती बेटा। इतिहास कई तरीके से आपको समझना होता है और कई तरीके से इतिहास को समझाना भी होता है। याद रखिएगा, इतिहास राजनैतिक होता है, इतिहास आर्थिक होता है, इतिहास स्थापत्य का विकास होता है, कला का विकास होता है, यानी धार्मिक विकास भी इतिहास होता है। तो मैं आपको सभी पहलुओं के बारे में बताऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे और फिर आगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। बताइए, मैंने आपको अभी नहीं, डायरेक्ट आंसर है इसमें कुछ। हाँ, चलिए इसका आंसर बताइए बेटा। आप लोग इसका आंसर बताइए प्लीज। आंसर तो वैसे सब लोग जान मालूम है, फिर भी आप लोग वैदिक आर्यन का प्रधान भोजन क्या था? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि वैदिक लोग घुमंती जीवन व्यतीत करते थे। तो जब आदमी घूम करके इधर उधर अपना जीवन व्यतीत करता है तो खेती तो नहीं करेगा। तो जब खेती नहीं करेगा तो याद रखिएगा, घुमंतु लोग क्या करते थे, कबीलाई जीवन जो लोग जीते थे वो लोग क्या करते थे? सिंपल सा है, उनके पास गाय होंगी, भैंस होंगी, बकरियां होंगी जो दूध देंगी और दूध से बना हुआ भोजन हम प्राप्त करेंगे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो ज्यादातर आंसर बेटा बी बता रहे हैं, लेकिन कई लोग गलत भी बता रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो ध्यान रखिएगा, उसका जो आंसर है वो क्या आपके सामने है, देख लीजिए। बी, वैदिक आर्यन प्रधान भोजन क्या था? तो वैदिक आर्यन का प्रधान भोजन था क्या? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, आप जानते हैं चावल और दालें ये तो खाते ही थे, लेकिन मुख्य भोजन क्या हुआ करता था? और हां, आप लोगों को शायद मालूम हो, चावल जो है वो हड़प्पा सभ्यता से ही मिलना शुरू हो गया था। चावल के टुकड़े आप लोगों को लोथल से प्राप्त होते हैं। और बेटा याद रखना, लोथल कहां पर है? तो लोथल आपके गुजरात में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाइक व शेयर का स्कोर, हाँ देखो, लाइक तो कर दो भैया, यार तुम लोगों को समझाना पड़ता है कि लाइक कर दो, ये कर दो, कर दो। चलो, तो आंसर रखना बेटा, याद रखना मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट। ध्यान रखिएगा, उस समय सब्जियों का कोई कंसेप्ट नहीं था, इसलिए सब्जियों का कोई मतलब नहीं सिद्ध होता है। और जौ और चावल हड़प्पा सभ्यता से पहले से ही आता था, इसीलिए मान सकते हैं कि खाते थे, लेकिन मुख्य पूछा हुआ है, प्रधान यहां पे देखिएगा, तो आपका आंसर होगा मिल्क एंड क्या? इट्स प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आंसर, चलिए आंसर बताओ बेटा। निम्नलिखित 4 वेदों में से किसमें जादुई आकर्षण और मंत्र का विचार किया गया है? जादुई आकर्षण और मंत्र का विचार किया गया है, बोलिए। ए नहीं है, बी है। हां हां, ए नहीं है, बी है आंसर, हमको पता है। बताइए आप लोग आंसर। बेटा बहुत आंसर बहुत सरल है, एकदम। देखिए, जादू टोने का एक्सप्लेनेशन किस वेद में है? तो जादू टोने का एक्सप्लेनेशन आपको मालूम होगा किस वेद में है। तो जादू टोने का एक्सप्लेनेशन कहां है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बताइए। हाँ जी, अरे भैया लाइक कर दो, 70 लोग देख रहे हो, लाइक तो कर दो भैया। हाँ बिल्कुल, जादू टोने से रिलेटेड वाला जो वेद है, उस वेद का नाम क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? डी। देख लीजिए, इसका आंसर क्या हुआ? अथर्ववेद होगा बेटा।
याद रखना। ऋग्वेद में कोई भी जादू टोना से संबंधित नहीं दिया गया है, सामवेद में भी नहीं दिया गया है, यजुर्वेद में भी नहीं दिया गया है, अथर्ववेद में दिया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए आगे जानते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, प्राचीन काल के महान कानून दाता कौन थे? बोलिए, प्राचीन काल के महान कानून दाता कौन थे? शाम को होता है जादू टोना, सिंपल ट्रिक। तो शाम को होता है तो आप अपना लगाइए। हाँ जी, आंसर बताइए। इसी ठीक करो सर, बिल्कुल बेकार है। मनु मनु मनु, अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं मनु। प्राचीन काल में एक किताब लिखी गई थी, उस किताब के आधार पर मनु को ही पुराना कानूनविद माना जाता है। याद रखिएगा, ज्यादातर विद्यार्थी सही बता रहे हैं, इसीलिए इसका उत्तर मैं सही मान लेता हूं। तो बेटा याद रखना, इसका उत्तर होगा क्या? ए। तो ध्यान रखना, इसका उत्तर हुआ क्या? मनु। आजकल इसी मनु पर बहुत ज्यादा विवाद है, और याद रखना हम यहां पर आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन मनु के बारे में आपको नहीं देंगे, क्योंकि यहां पर कई विद्यार्थी होंगे जो वास्तव में मनु से थोड़ा नफरत करते होंगे, इसीलिए मैं इस पर एक्सप्लेनेशन अभी आपको नहीं दूंगा। बाद में पढ़ाने के दौरान मैं आपको जरूर इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हुआ बेटा? मनु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की ओर। बताइए, भारत के राष्ट्र प्रतीक में सत्यमेव जयते शब्द को निम्नलिखित में से किससे अपनाया गया है? बोलिए बालक। सर इसको ठीक करो, ये इतनी गर्मी लग रही, पता नहीं क्या कर रहे हो। बोलो बालक उत्तर। गौरव कुमार, पुष्पा यादव, हाँ जी बताइए बेटा इसका आंसर। बी आर अंबेडकर आल्सो कॉल्ड मनु। अरे नहीं, बी आर अंबेडकर मनु नहीं है, वो हमारे देश के एक बहुत बड़े विचारक हुआ करते थे, और उन्होंने समाज सुधारक भी कहा जाता है। हाँ जी, ज्यादातर लोग उत्तर सही बता रहे हैं, मैं बता देता हूं। सत्यमेव जयते जहां से लिया गया है, उसका आंसर क्या है? ए। बताओ बेटा, एक क्वेश्चन है आपसे, उस प्रश्न का उत्तर बताना आप हमें। यह बताओ, मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? यानी मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? बताइए इस प्रश्न का उत्तर। मुंडक उपनिषद किस वेद से संबंधित है? हाँ, राहुल राज, दिनेश भारद्वाज, सब लोग सही बता रहे हैं। पवन भगत, मुंडक उपनिषद, ठीक है, सही उत्तर है। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? भैया शेयर कर दो, लाइक कर दो। नहीं, ज्यादातर लोग ऋग्वेद गलत बता रहे हैं, सामवेद गलत बता रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप लोग सब लोग गलत बता रहे हैं। याद रखना, मुंडक उपनिषद रिलेटेड टू क्या? मुंडक उपनिषद होता है किससे रिलेटेड? अथर्व वेद से संबंधित होता है। तो आप लोग इस बात को भी याद रखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मुंडक उपनिषद किस वेद से रिलेटेड है। तो आंसर क्या हुआ? अथर्ववेद होता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ये। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो आंसर बताओ बेटा। प्रणाम गुरुदेव, नंदलाल जी बोल रहे हैं, प्रणाम। अथर्ववेद से संबंधित होता, बताइए निम्नलिखित में से क्या हंटर आयोग की सिफारिश थी? हंटर आयोग मालूम है किसने बनाया था? चलो पहले आप क्वेश्चन करो फिर बताते हैं। अथर्ववेद, हाँ, अब जब मैं आंसर बता दिया तब आप लोग आंसर बता रहे हैं। आपको मालूम होगा, मैं आपको हिंट दे देता हूं। एक वायसराय हुआ करते थे, उनका नाम था, पहले बताइए फिर बताएंगे। देखो सब गलत आंसर बता रहा। दीपक सत्यजीत भट्टाचार्य सही हैं, दीपक कुमार सिंह सही हैं,
राजकुमार विश्वकर्मा सही हैं। हाँ देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिकमेंडेड ह्यूमन हंटर कमीशन, निम्नलिखित में से क्या हंटर आयोग की सिफारिश थी? तो याद रखिएगा, एक वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड रिपन, उन्होंने क्या किया था, एक हंटर कमीशन को उन्होंने रिकमेंड किया था और उन्होंने हंटर आयोग के माध्यम से यह पूछा था। तो हंटर ने W हंटर यानी विलियम हंटर ने एक सिफारिश लगाई थी कि वुमेन एजुकेशन से संबंधित, यानी भारत में जो समाज सुधार था वह ज्यादातर महिलाएं अशिक्षित हुआ करती थीं, तो उसी अशिक्षा को दूर करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर है वो क्या है, ए है। तो बेटा याद रखना, इस बात का रिकमेंडेशन किसने किया था, लॉर्ड रिपन ने किया था। ध्यान रखिएगा, पांचवें का सी होगा, अरे नहीं सी नहीं होगा, पांचवें का क्या होगा, ए आंसर होगा। याद रखिएगा रिकमेंडेशन लॉर्ड रिपन ने किया था, लेकिन हंटर आयोग विलियम हंटर ने कमीशन के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया था, वुमेन एजुकेशन पे बात की थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ज्यादातर विद्यार्थी गलत बता रहे हैं, अश्वनी कुमार थी और साउथ से रिलेटेड थी, तो इसीलिए आप इनका उत्तर बताने की कोशिश करिए। बफिंग कर रहा है, सही हो गया बेटा, देखते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो आपको मैं बता देता हूं, इसका जो आंसर है बेटा वो क्या है, अंदल नाम की जो महिला थी वो अलवर संत के रूप में जानी जाती थी, साउथ से रिलेटेड है ये और भक्ति आंदोलन से संबंधित मानी जाती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए बेटा, द इंडियन स्ट्रगल नामक आत्मकथा के लेखक कौन थे? यह एक इजी क्वेश्चन है, इसीलिए आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। द इंडियन स्ट्रगल नाम की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? बोलिए। इंडियन स्ट्रगल नाम के लेखक कौन हैं? हाँ जी, रचित भटनागर, रचित प्रभाकर, बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा। अर्चना मिश्रा भी सही बता रही हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए। बीइंग ह्यूमन गलत बता रहे हैं सर मेरा। हाँ जी बिल्कुल, रचित प्रभाकर, डी नहीं है आंसर। याद रखना, मैं आपको पहले बता देता हूं, द इंडियन स्ट्रगल, अरे कुछ चीजों को कॉमन सेंस में भी सही किया गया। इंडियन स्ट्रगल का मतलब ही हो गया क्या, सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखना इसका उत्तर क्या है, बी है। याद रखिएगा, इस किताब को लेकर के द इंडियन स्ट्रगल की लेखक कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस को माना जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताओ बेटा, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना, यानी व्हेन वाज द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस फाउंडेड, यानी कब स्थापना हुई थी? बताइए बेटा। क्या चलो ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट आप लोग वेट करिएगा, 1 मिनट वेट करिएगा बेटा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, 1 मिनट के लिए वेट करिएगा। क्या कर? हाँ 1 मिनट के लिए थोड़ा बेटा वेट करिएगा, बस सब कुछ ठीक हो गया है। और कौन सी वुमेन्स महिला कॉन्फ्रेंस है वो कब हुई थी, कृपया आप लोग बताइए। हाँ अनूप कादियान सही बता रहे हैं, 1927 में हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बेटा रहिएगा, थोड़ा वीडियो आपका ब्लैक हो गया होगा, लेकिन हम 1 सेकंड के अंदर आपके पास आने वाले हैं, ठीक है। चलिए 8वां 1 सेकंड के अंदर आने वाले हैं। हाँ जी 1927, बीइंग ह्यूमन भी बोल रहे हैं, एकदम सही। हाँ जी बिल्कुल। चलिए अब मैं आपको बताता हूं। चलिए थोड़ा सा कभी कभी स्क्रीन खराब हो जाती है, घबराइएगा नहीं, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी, कोई बात नहीं। चलो बेटा, तो आंसर बता दीजिए। ज्यादातर विद्यार्थियों के उत्तर सही आ रहे हैं। अब वो गायब हो गया।
तो आंसर क्या था? डी। लिखने वाला कहाँ है ऑप्शन? इसे एंड करो। अब तो ला सकते हो किधर? अरे दबाए रखो उसको, एंड करो, एंड करो। हाँ मिनिमाइज करो, मिनिमाइज पूरा मिनिमाइज करो। अरे सर सर बोलते रहो। अरे बेटा कुछ प्रॉब्लम हो गया इसमें, थोड़ा वेट कर लीजिए, सब सही हो जाएगा। कोई नहीं दोस्तों, धैर्य बनाए रखिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, अभी सब चीजें ठीक हो रही हैं। क्या हो रहा है? सर लास्ट 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 बस सब पीछे करो यार, इतना टाइम तो नहीं लगता इसमें। बस बस हो गया। पीछे करो। चलो बस हो गया, छोड़ दो। हाँ चलिए, आ गया बच्चा। मैं जानता हूं 2-4-5 लोग निकल लिया होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके ओके, कोई नहीं दोस्तों, धैर्य रखिए, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी प्रॉब्लम। मैं फिर आ गया हूं। चलिए, आप सबको सब कुछ सही है, ठीक है? सॉरी गाइस। ओके सर जी, ठीक है बेटा। चलिए अब आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। बेटा याद रखो, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन सबसे पहले कब हुआ था? तो आंसर क्या होगा? तो आपका उत्तर है क्या? 1927 में हुआ था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है? बोलिए। आपका आंसर हुआ डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग द्वारा स्थापित किया गया था, यानी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कृपया उत्तर बताइए। ठीक है, बताओ बेटा, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हाँ जी, राहुल राज सही बता रहे हैं, खेमचंद्र भामू भी सही बता रहे हैं, दिनेश भारद्वाज भी सही बता रहे हैं। चलिए, सत्यम राज, रचित प्रभाकर, ज्यादातर विद्यार्थियों का रुझान आना शुरू हो गया है और ज्यादातर विद्यार्थी इसका उत्तर डी बता रहे हैं, तो मैं भी आपको गलत नहीं साबित करूंगा। तो आइए बेटा, इसका आंसर जान लेते हैं, क्या है? डी। तो याद रखना, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना सबसे पहले किसने किया? रास बिहारी बोस ने किया था। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए बालक, यह एक इजी क्वेश्चन है। वो राजा जो था, जो बादशाह था, वो महान हुआ करता था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। बताइए, जिन्होंने दीन इलाही की स्थापना की थी। बताओ बेटा, बहुत सरल क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूं आप इसको कर ले जाएंगे। वो राजा, वो बादशाह जिसको, हाँ जी, हाँ, भूपेंद्र विश्वकर्मा सही बता रहे हैं। ज्यादातर पीडीएफ मिल जाएगा गवर्नमेंट जॉब एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जाइए वहां टेलीग्राम चैनल पर, वहां आपको मिल जाएगा। नंदलाल जी आप गलत बता रहे हैं, राहुल आनंद ने सही बताया है। तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर है वो क्या होगा बेटा? ए। दीन इलाही की स्थापना किसने किया था? तो उनका नाम था क्या? अकबर। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इसका आंसर क्या हुआ? अकबर होगा। अकबर ने बहुत सारी चीजों के लिए स्थापना किया था, तो उसमें से एक था दीन इलाही, जिसकी स्थापना अकबर ने किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कौन कहलाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? हाँ हाँ, बीरबल सबसे पहला था जिसने दीन इलाही को एक्सेप्ट किया था। हाँ जी, बहुत सरल क्वेश्चन है, बताओ। हाँ, तो इसका सरल आंसर है आपके सामने A.O. ह्यूम। सुनिएगा, आपको मालूम होना चाहिए 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना हुई थी
और बॉम्बे में इसका पहला सम्मेलन किया गया था और बॉम्बे में 28 तारीख से लेकर दिसंबर में 31 तारीख तक इसका सम्मेलन किया गया था। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए इसमें A.O. ह्यूम को प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया था, इसमें वो एज अ सेक्रेटरी काम करते थे और इसके अलावा इसमें 2 सदस्य और हुआ करते थे और A.O. ह्यूम जो हुआ करते थे वो इंपीरियल सिविल सर्विसेज के सदस्य हुआ करते थे, यानी वो सिविल सर्विसेज में थे। और आप याद रखिएगा A.O. ह्यूम जो थे वो ऑर्निथोलॉजी भी हुआ करते थे, बहुत बड़े बॉटनिस्ट भी हुआ करते थे। तो A.O. ह्यूम जो थे वो इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए भी जाने जाते हैं और वो एक सेक्रेटरी थे लेकिन प्रेसिडेंट कोई और था। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बाद में चल करके इसी कांग्रेस के माध्यम से लोग मानते हैं कि भारत में आजादी आई और आपने सोचा होगा इस कांग्रेस से बाद में चल करके गांधी जी जुड़े, क्योंकि 1885 में गांधी जी का कोई अस्तित्व नहीं था, तो इसीलिए गांधी जी तो आंसर हो ही नहीं सकता। लोकमान्य तिलक भी उस समय तक एक्टिव नहीं थे और सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी उस समय तक एक्टिव उतना ज्यादा नहीं थे। तो याद रखिएगा उस समय के जो जिनको बोलता है उदारवादी लोग, यानी जो अंग्रेजों के साथ मिल करके भारत में कुछ रिफॉर्म करना चाहते, जैसे दादा भाई नौरोजी, इस टाइप के जो लोग हुआ करते थे वो इस प्रकार से काम कर सकते थे। बाद में वही इंपीरियल सिविल सर्विसेज इंडियन सिविल सर्विसेज में कन्वर्ट हो गई और आज भी हम उसी आईसीएस को फॉलो करते हैं, इंडियन सिविल सर्विसेज। आपको पता होगा A.O. ह्यूम के बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, वो एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे और साथ ही साथ वो एक बॉटनिस्ट भी हुआ करते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मिस्टर जानकार कर रहे हैं कि हाँ आपने सोए नहीं क्या सर? नहीं बेटा, कांग्रेस और आजादी बालक, आज के परिवेश में आप कांग्रेस को बिल्कुल भी, आजादी के समय की कांग्रेस, इसीलिए गांधी जी ने कहा था कि अब इस कांग्रेस को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का जो उद्देश्य था वह था आजादी प्राप्त करना। और गांधी जी ने अपने मुंह से कहा था कि अब इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य पूरा हो चुका था। लेकिन लोग सत्ता के लिए लालायित थे और इसीलिए उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को आगे ले गए और बाद में चल करके कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में काम करने लगी और केवल एक परिवार की जागीर के रूप में शामिल हो गई। और आज की डेट में आप ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो गांधी परिवार के अलावा बनाया गया था कांग्रेस के माध्यम से। चलो अब आप अपना सोचते विचारते रहना। चलिए, अरे बेटा लाइक कर दो, हेलो लाइक कर दो, थोड़ा सा लाइक कर दो। अरे नेहरू रोने लगे, गाने लगे, अब ये सब छोड़ दो, ये सब अलग विषय है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका आंसर जान जाते हैं, A.O. ह्यूम। तो चलिए आगे का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध आईएनए सुनवाई का वकील कौन था? आपको मालूम है इंडियन नेशनल आर्मी 3 लोगों को पकड़ लिया गया था। एक शहनवाज थे, 2 लोग और थे, 3 लोगों को पकड़ लिया गया तो 17 वकील अपॉइंट हुए। उसमें से 2-3 के नाम मुझे बिल्कुल याद हैं और वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक कौन थे, उनका नाम था भूला भाई देसाई, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों लोगों ने उन तीनों को, यानी 17 वकीलों में से जो 3 मुख्य थे, ये लोग क्या कर रहे थे, ये उन तीनों को बचाने में मदद कर रहे थे। इंडियन नेशनल आर्मी में 3 लोगों को पकड़ लिया गया था, जिसमें शहनवाज थे, तो शहनवाज को और 2 लोगों को और छुड़ाने के लिए 3 वकीलों ने 17 लोगों की टीम ने पूरा का पूरा मदद किया था, जिसमें मुख्य रूप से मुख्य भूमिका निभाई थी कौन, भूला भाई देसाई ने। ध्यान रखिएगा इस बात को। हाँ भैया, नेहरू भी थे। अरे नेहरू ने देश के लिए कुछ खराब काम नहीं किया है, अपने आप को आप थोड़ा सा दिमाग ठीक करिए। किसी के एक मात्र कहने मात्र से कोई खराब नहीं हो जाता है।
तो नेहरू ने ऐसा नहीं है भारत के लिए कुछ काम नहीं किया है, नेहरू ने भारत के लिए बहुत कुछ किया है। जिस समय भारत भुखमरी की कगार पर था और जिस समय भारत में किसी प्रकार की इंडस्ट्री नहीं हुआ करती थी, उस समय आपको मालूम है रसिया के सहयोग से भारत में 4 संयंत्र लगाए गए। और इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से नेहरू ने एक प्रकार से भारत को रिफॉर्म करने की कोशिश की थी इंडस्ट्री के रूप में, और भारत को एक एवरेज लाने की, एक औसत रूप से देश में आगे बढ़ाने की कोशिश भी की थी। सर मोहन सिंह, हाँ जी बेटा मोहन सिंह, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपका आंसर क्या हुआ इसका? तो आंसर बेटा याद रखना, भूला भाई देसाई, आसफ अली भी थे इसमें, लेकिन अब देखो यहां पे आसफ अली भी आंसर दिया हुआ है। लेकिन आपसे पूछा गया प्रसिद्ध आईने सुनाई का वकील कौन था, तो एक्चुअल में भूला भाई देसाई भी थे, आसफ अली भी थे। तो दोनों चीजें हैं आपके सामने, आप चाहे इसको लगा लो चाहे इसको लगा लो, ये क्वेश्चंस की मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए इसका आंसर क्या हुआ? ए। लेकिन आप आगे बढ़िए। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से, देखो बेटा ये बहुत, आज भी हम लोग क्या कहते हैं कि भैया हम मैकाले की शिक्षा पढ़ रहे हैं, मैकाले ने जो बना दिया है हिंदुस्तान में, उसी की शिक्षा प्रणाली को हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में शिक्षा से संबंधित यानी एजुकेशन से रिलेटेड रिफॉर्म की जरूरत है। मैकाले की पद्धति को हम क्यों फॉलो कर रहे हैं ये हम आज भी नहीं जानते हैं। तो इसीलिए इसका सिंपल उत्तर क्या होगा? हाजी रसिया ने सहयोग किया था। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी आपके सामने स्कूल आ जाए, कॉलेज आ जाए और अंग्रेजी के रूप में यानी के माध्यम से रूप में अंग्रेजी बनाई, तो उसका आंसर सीधा सीधा हो जाता है क्या? मैकाले। तो बेटा आंसर क्या होगा? मैकाले। ठीक है, जब भी कभी एजुकेशन से रिलेटेड हो तो मैकाले लगाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए आंसर हुआ। अगला जानिए, भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बेटा देखो, कोई हिंदुस्तानी अंग्रेजी पत्र तो शुरू करेगा नहीं, कोई ना कोई अंग्रेज ही होगा जिसने अंग्रेजी पत्र की शुरुआत की होगी। तो इसका मतलब तो बहुत सिंपल सा है, आपका ये आंसर तो गलत हो गया। अंग्रेजी के धुर विरोधी कैसे स्थापना करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। राजा राममोहन राय हो नहीं सकते क्योंकि ये समाज सुधारक हुआ करते थे। तो अब आप आंसर बताइए क्या होगा? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, पवन वर्मा एकदम सही बता रहे हैं। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र जे.ए. हिक्की ने किया था। बिल्कुल बिल्कुल, जे.ए. हिक्की ने किया था। ठीक है, तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो याद रखिएगा, जे.ए. हिक्की पहला अंग्रेजी समाचार पत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, भारतीयों को विधि निर्माण में पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रतिनिधित्व मिला था? बताइए। इसका आंसर बहुत सरल आंसर है, इसीलिए आप इसे बताइए। यानी भारतीयों को विधि निर्माण में पहली बार, यानी कानून बनाने का अधिकार पहले अंग्रेजों के पास था, लेकिन ऐसा कौन सा अधिनियम आया जिसके बाद भारतीयों को कानून बनाने की अनुमति प्राप्त हो गई थी? बताइए। हाँ जी, हाँ बंगाल गजट, पवन वर्मा सही बता रहे हो बेटा। हाँ पवन वर्मा सही बता रहे हैं, 1909 का अधिनियम आया था, तब जाकर के क्या हुआ था? भारतीयों को कानून बनाने में शामिल किया गया। अंग्रेज तो शामिल होते ही थे, लेकिन साथ ही साथ भारतीयों को भी शामिल करना प्रारंभ कर दिया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 बिल्कुल सही है, एकदम एग्जैक्ट। देखो कुछ लोग, सर आपका आंसर पहले से टिक किया हुआ आता है। पहले से टिक किया हुआ आता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चंस में हो गया था थोड़ा दिक्कत, लेकिन याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा? ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
इसका आंसर क्या हुआ? तो देखो ए हुआ। अब आइए अगला क्वेश्चन, बताओ बेटा, बहुत सरल आंसर है, चोल चालुक्य हुआ करते थे। तो बताइए चोल चालुक्य होते कहां थे? उत्तर बताइए प्लीज। चोल सर मेरा डीआरडीओ में 81 से रह गया। कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगा सिलेक्शन। एक बार नहीं हुआ, प्रयास करते रहिए, लगातार हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटा। सर मुझे गुड नाइट बोल दीजिए, जा रहे हैं। कोई बात नहीं, गुड नाइट, चले जाओ बच्चा। बताइए चोल चालुक्य किधर हुआ करते थे? तो याद रखना, चालुक्य कहां होते थे? दक्कन में होते थे बेटा। तो इसका आंसर क्या हुआ? और दक्कन क्या है? आज का जो आपका उत्तरी पश्चिमी महाराष्ट्र है और गुजरात का निचला हिस्सा है, वो दक्कन कहलाता था। तो याद रखना, आज भी दक्कन राज्य बनाने के लिए संघर्ष चल रहा है और हो सकता है भविष्य में भारत में एक राज्य जुड़ जाए जिसे हम दक्कन राज्य के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा। तहसीलदार की तैयारी करवा दो। हाँ बिल्कुल बेटा, करा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, चालुक्य कहां हुआ करते थे? दक्कन में हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बेटा बताओ, बहुत ही सरल आंसर है, इसीलिए उम्मीद करता हूं आप लोग इसका आंसर बता ले जाएंगे। बताओ बेटा। एक्चुअल में मैं इस क्वेश्चन को स्किप करूंगा क्योंकि इसका आंसर ठीक से दिया नहीं होगा, क्योंकि इसमें सूची को मैच करना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बताइए बेटा क्या आंसर हो सकता है? चलो पहला इसको बताता हूं, स्किप नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को बताते हैं। बताइए लॉर्ड क्लाइव किससे रिलेटेड है? चलिए पहले आंसर बताइए, लॉर्ड क्लाइव किससे रिलेटेड है? मदुरई, बिल्कुल। लॉर्ड क्लाइव किससे रिलेटेड है? बताइए। लॉर्ड क्लाइव किससे रिलेटेड है? डी का 4। चलो लॉर्ड कर्जन डुअल गवर्नमेंट बता रहे हैं ये। ए का 1, हाँ ए का 1 सही है, सहायक संधि से रिलेटेड है, ए का 1 हो गया। और बताओ। हाँ जी, डुअल गवर्नमेंट, सब्सिडरी अलायंस, आंसर तो बताओ। लॉर्ड कर्जन डुअल गवर्नमेंट, लॉर्ड कर्जन डुअल गवर्नमेंट। अब बताओ, लॉर्ड कर्जन जो होता है वो क्या था? बंगाल में दोहरी सरकार के लिए जिम्मेदार है। और बताइए। हाँ जी, बी का 3 कह रहे हैं। लॉर्ड वेलेजली जो होता था वो व्यापकता का सिद्धांत दिया था। हाँ जी बिल्कुल। तो बेटा इसका आंसर देख लो, इसके आंसर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, हमको लग रहा है इसके आंसर बी होगा, लेकिन यहां पर आंसर नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिक्कत कर गया है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप नहीं मानिएगा अपने टेस्ट में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया और इसको आपको ऑप्शन में दूसरा देना चाहिए था, लेकिन यहां पर ऑप्शन में आंसर ठीक से दिया गया नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बताओ, महात्मा गांधी ने नागरिक अवज्ञा और करों का भुगतान न करने की प्रेरणा किससे लिया था? बोलिए, यानी गांधी जी किससे प्रेरित हुआ करते थे? बताइए बेटा, गांधी जी किससे प्रेरित हुआ करते थे? हाँ मंसूरी इमरान, बिल्कुल बेटा। बताइए बेटा, महात्मा गांधी कहां से प्रेरित थे? महात्मा गांधी कहां से प्रेरित थे? अर्चना मिश्रा, तो आप बता देते सर। अभी ये क्वेश्चंस गलत है बेटा राकेश पटेल, क्वेश्चंस का आंसर आता तब ना बताते। चलिए, हाँ जी आंसर बताइए।
तो इसका आंसर जो होगा आप लोग देख लीजिए, याद रखिएगा ए, जिनका नाम है थोरो, तो इसका आंसर क्या हुआ मैं बता देता हूं, उसका नाम है क्या, थ्योरो। ठीक है, जिन्होंने गांधी जी को प्रेरित किया था और गांधी जी ने इस सिद्धांत को अवज्ञा वगैरह करने के लिए गांधी जी यहां से प्रेरित हुए थे। पता नहीं बफ कर रहा था, बच्चे लिख रहे थे। कभी कभी हो जाता है काम, उनका नेट खराब हो। हाँ ठीक है, इनकम टैक्स, हाँ बफरिंग सही हो गई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत नहीं, सही हो गया। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो याद रखना, आप लोगों को मालूम होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश रेंज तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और इसी तरीके से पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में विस्तार किया था। ठीक है, मेरे ख्याल से आवाज आ रही होगी, ध्यान से सुनो। नेट हमारा ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो बताइए, दिल्ली के पहले सुल्तान का नाम बताइए जिसने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। यह भी सरल क्वेश्चन है। अभी एक फिल्म आई थी जिस पर विवाद हुआ था और उस फिल्म के जिसने एक रानी को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया था, तो बताइए उस राजा का नाम, उस सुल्तान का नाम जिसने सबसे पहले दक्षिण में आक्रमण किया था। हाँ जी, ज्यादातर लोग सही उत्तर बता रहे हैं, इसलिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसका नाम है क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने दक्षिण तक अपने साम्राज्य को फैलाने की प्रयास किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जानिए। 21वां, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहले सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था बेटा बताओ, दूसरा कौन था? बहुत सरल है, बता दीजिएगा। बताइए, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा कौन था? बोलिए, दूसरा कौन था? डॉक्टर राजेंद्र चलो इसका आंसर देखते हैं। याद रखिएगा, इसका आंसर था क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू को सिलेक्ट किया गया था। याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत की निम्नलिखित लिपियों में से कौन सी दाएं से बाएं लिखी गई है? बताइए बेटा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और आप लोगों को पता होना चाहिए इसका आंसर। स्किप क्या हो गया? चलिए अगला उत्तर बताइए। आपकी गलतफहमी है इनकम टैक्स, मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों को शायद पता होना चाहिए। अरे देखना सर इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा बफिंग चलने। फिर आज स्टूडेंट भाग लिया, इसीलिए बार बार नेट प्रॉब्लम आ जा रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। उनके नेट में दिक्कत हो सकती है। डिजिटल टीम आपकी अच्छी नहीं है सर। हाँ ये तो मुझे ही पता है सर। आपका जियो ख़त्म हो गया है, 100 पर 12 बजे तक वेट कीजिए। अच्छा ठीक है, हम 12 बजे तक वेट कर लें। हमारा नेट वाला के यहाँ पे ऑप्टिक फाइबर केबल लगा हुआ है, अब हम कैसे बताएं, लेकिन क्या करें, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो ही जा रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
द्वारा स्थापित नहीं है। बताइए बेटा, याद रखना, इसका आंसर सुनो पहले। क्वेश्चन कौन सा द्वारा स्थापित नहीं है, तो आंसर बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, नेट ही किसी ने डिलीट कर दिया, वो कनेक्शन ही नहीं, उसने नया बनाया था। चंद्रशेखर लिख रहे हैं आपकी टीम बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं बेटा। इनकम टैक्स कभी आना, हमसे डिबेट करना, तब तुमको समझ में आएगा इतिहास ऊपर से है कि नीचे से है कि बीच में से है, कहां से है, तब तुम्हें पता चलेगा। अभी हमें पढ़ाने तो दो। चलिए चलिए, क्या होगा आंसर बताओ। ज्यादातर आंसर डी बता रहे हैं, कोई ए बता रहा है, तो आपका आंसर होगा क्या? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने नहीं बनाई थी, तो इसका आंसर जान लीजिए आप लोग, क्या हुआ? ए। तो ध्यान रखना बेटा, इसका आंसर होगा क्या? ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बताइए एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेटर्स के बीच का विभाजन किस वर्ष में? यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है। उदारवादी और थोड़ा सा जो एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, उनके बीच में विभाजन, सूरत विभाजन कब हुआ था? या एक बताइए बच्चा। हाँ, मिस्टर जानकार कह रहे हैं सही है। बताइए आंसर कब क्या होगा? सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907, 1907। इसीलिए इसका आंसर बिल्कुल सरल सा है, इसीलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर होगा क्या? सी, 1907। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा 1907। चलो बेटा बताओ, बंगाल विभाजन कब हुआ था? चलो इसका आंसर बता दो, बंगाल विभाजन कब हुआ था? देखो, इनकम टैक्स खुद खत्म है और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। 1906 बता रहा है सूरत विभाजन, खुद खत्म हो यार, और तुम हम ही ज्ञान दे रहा है। 1906 बता रहा है। बंगाल विभाजन बताओ बेटा। हाँ देखो, ज्यादातर विद्यार्थी सही बता रहे हैं। बेटा याद रखना, 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, और बाद में चलकर 1914 के आसपास बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। बताओ निम्नलिखित में से क्या कालिदास के कार्य हैं? यानी कालिदास ने क्या क्या लिखा था? बताओ बेटा, इसमें से क्या सही है, क्या गलत है? सब सही है, सब गलत है। ऋतुसंहार, मेघदूतम, कालिदास ने मेघदूतम तो कंफर्म लिखा था, तो बेटा जितने में ए आंसर आएगा वो तो लगभग सब सही है, मान के चलो। यानी दूसरा नंबर सब सही है। बताइए कुमार संभव भी कालिदास ने लिखा था। बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए 25 का। बताइए सर, एवरीडे लाइव होते हैं क्या? हाँ जी बेटा राजकुमार, बिल्कुल लाइव होते हैं। हाँ, बंगाल विभाजन नहीं 1911 नहीं है बेटा, सी आंसर होगा। हाँ जी बिल्कुल, तो मैं आप लोगों को उत्तर बता देता हूं, इसका सी होगा। और बेटा याद रखना, इसका जो उत्तर है ना, उसमें मैं बता देता हूं कालिदास ने क्या चीज दिक्कत की थी, यानी क्या चीज इन्होंने नहीं लिखा था, तो उसका नाम था क्या? ये। तो ये आंसर आपका गलत हो जाता। कालिदास ने ऋतुसंहार भी लिखा था, मेघदूतम भी लिखा था, और कुमार संभवा भी लिखा था। तो याद रखना इसका आंसर होगा क्या? सी। तो ध्यान रखिएगा, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। और आप लोगों को मैं बता देता हूं, अब मैं अगली क्लासों में कुछ दिनों बाद आपको इतिहास भी पढ़ाऊंगा, और जब आप इतिहास पढ़ेंगे तब शायद आप अपने क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। तो बस इंतजार करिए इतिहास का, मैं आपके सामने कुछ समय बाद इतिहास पढ़ाने के लिए उपस्थित होऊंगा। और कल मैं 25 क्वेश्चन फिर लेकर के आऊंगा,
शाम को 5:30 बजे। अरे नहीं, कुछ ज्यादा हो गया मिस्टर जानकार, मैं प्रधानमंत्री काहे होता। गुड नाइट सर, टेक केयर सर, थैंक यू। गेटवे ऑफ इंडिया बना था 1911 में, ठीक है। तो चलिए कल 5:30 बजे बेटा फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट।